हेलो दोस्तों, मैं सुशील गुप्ता आप सभी का प्रैक्टिस मॉक के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अभी यूट्यूब पे एक PYQ सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग का जो ये सीरीज है उसका नाम है जेईई अभ्यास सीरीज। ये जेईई अभ्यास सीरीज के नाम से हमने अपने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट करा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले, इसमें आपको जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे आपके हो गए SSC जेईई, ठीक है, आपके DDA जेईई हो गया, फिर इधर RRB जेईई हो गया, RSSB जेईई हो गया, JSSC जेईई झारखंड जेईई। ठीक है, तो ये जो अपकमिंग एग्जाम है इनके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करे थे और अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम उन लास्ट क्लास का एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले क्वेश्चंस करा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, उसके बाद हमने बात करा था कि पॉइजन रेशियो की बात करा था। तो हमने ये देखा था कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन रेशियो म्यूचुअल टू होता है माइनस ऑफ द लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, और माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इलोंगेशन है तो लैटरल डायरेक्शन में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और अगर आपको लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कंप्रेशन है तो आपको लैटरल डायरेक्शन में इलोंगेशन देखने को मिलेगा। ये तो हो गया माइनस की वैल्यू। ठीक है, अब अगर बात करें सर पॉइजन रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो अगर लिमिटिंग वैल्यू में हमने बात करा था कि जनरल कंडीशन में पॉइजन रेशियो वेरी करता है -1.5 ले टू 0.5 तक। ठीक है, और ये रियोट्रोपिक मटेरियल के लिए ये रेंज निकल के आता है कि अगर आप बोले रियोट्रोपिक के लिए तो ये रेंज निकल के आता है -1.5 टू 0.5 तक। ठीक है, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू, तो हमने बात करा था कि ये जो रेंज निकल के आता है ये निकल के आता है 0 से लेकर 0.5 के बीच तक। ठीक है, और इसमें हमने एक बात बोला था सर, 0 जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है कॉर के लिए, और 0.5 जो वैल्यू निकल के आती है वो रबड़ के लिए निकल के आती है, या आप बोल सकते हो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए ये रेंज निकल के आती है। ठीक है, अब उसके बाद हमने इंजीनियरिंग मटेरियल में मेटल की बात करा था, तो ये मेटल के लिए ये रेंज और छोटा आ जाता है और ये रेंज निकल के आता है 1/4 टू 1/3 तक। ठीक है, और हमने 1/3 किसके लिए बोला था, 1/3 जो वैल्यू निकल के आती है ये निकल के आती है एल्युमिनियम के लिए। और हमने इसको याद भी रखा था कि एल्युमिनियम के लिए 1/3 कैसे याद रखेंगे कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यहाँ से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि इसका म्यू की वैल्यू 1/3 होता है। अब इसके बाद अगर बात करें 1/4 की, ठीक है, तो 1/4 तो नहीं, बट माइल्ड स्टील का जो पॉइजन रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है 0.27 से लेके 0.3 के बीच में। ठीक है, 0.27 से 0.3 के बीच में होता है माइल्ड स्टील का पॉइजन रेशियो की वैल्यू। अगर मोर स्पेसिफिक बोले पॉइजन रेशियो माइल्ड स्टील का, तो ये होता है 0.286। ठीक है, अब हम एक बात बोलते हैं कि सर यहाँ से एक बात और हमने सीखा था कि डक्टाइल मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू ब्रिटिल मटेरियल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। मतलब अगर बोले कि ब्रिटिल मटेरियल का पॉइजन रेशियो कम होता है, डक्टाइल मटेरियल का पॉइजन रेशियो ज़्यादा होता है, ये इन जनरल कंडीशन बात है। लेकिन अगर यहीं पे बात बोले कि सर रबड़ तो ब्रिटिल मटेरियल है लेकिन इसकी पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 0.5, तो जनरल कंडीशन में ब्रिटिल मटेरियल का पॉइजन रेशियो कम होता है और डक्टाइल मटेरियल का कार्बन पॉइजन रेशियो ज़्यादा होता है। इवन रबड़ के लिए, रबड़ ब्रिटिल मटेरियल है लेकिन इसका पॉइजन रेशियो 0.5 होता है। ठीक है, और अगर जनरल कंडीशन में एक और बात कर सकते हैं कि सर ब्रिटिल मटेरियल का जो पॉइजन रेशियो होता है ये वेरी करता है 0 से लेकर 0.5 के बीच में, और जो डक्टाइल मटेरियल होता है इसका जो पॉइजन रेशियो होता है ये वेरी करता है 0.25 से लेकर 0.5 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे कभी ये करेगा कि आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में 4 मटेरियल का नाम दे देगा। ठीक है, और आपसे कंपेयर करवाएगा कि बताओ इसमें से किसका पॉइजन रेशियो सबसे ज़्यादा है या किसका पॉइजन रेशियो सबसे कम है, तो आप आसानी से कंपेयर कर पाओगे कि सर 0.5 हमको याद होगा कि ये होगा किसके लिए, रबड़ के लिए, 0 होगा कॉर के लिए, और 1/3 होगा एल्युमिनियम के लिए, माइल्ड स्टील का 0.27 से लेकर 0.3 के बीच में कोई वैल्यू होगा। ये अगर ये डक्टाइल मटेरियल में है। अब अगर बात करते हैं ब्रिटिल के लिए, तो इसकी वैल्यू 0.25 से कम निकल के आएगी। इवन अगर हम बात करें कंक्रीट की वैल्यू आप देखो 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में होगा। अगर आप कास्ट आयरन की बात करो, कास्ट आयरन की जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.2 से लेकर 0.3 के बीच निकल के आती है। तो हम कहीं ना कहीं कंपेयर करके अपने आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, ये तो बात हुआ कल के क्वेश्चंस का। ठीक है, अब हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो देखना, हमने कल सबसे लास्ट में पॉइजन रेशियो का डिस्कशन करा था, तो हम सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन पॉइजन रेशियो के और देखेंगे। ठीक है, तो देखो आप 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन एक बार रीड करना। तो 17 नंबर में दिया कि इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0 देन इट मीन्स दैट
यहाँ पे पॉइजन रेशियो का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। तो इसके बाद आपको 4 स्टेटमेंट मिल रहा है कि द मटेरियल इज रिजिड, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज द मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक। थर्ड वन इज देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन द मटेरियल। तीसरा ऑप्शन ये हो गया। चौथा ऑप्शन है द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन मटेरियल इज इनफाइनाइट। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अगर बात करें सर, एक बार देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन मटेरियल। मतलब ये दे रहा है कि ये दे रहा है यहाँ पे कि ई लैटरल जो आपका है, ई लैटरल 0 है। ठीक है, और चौथे ऑप्शन में ये बोल रहा है कि द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन मटेरियल इज इनफाइनाइट। चौथे में दे रहा है, चौथे में दे रहा है ई लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू दे रहा है आपको कि कितना इनफाइनाइट है। ठीक है, और इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल की बात किया। तीसरे ऑप्शन में भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा था। ई लॉन्गिट्यूडनल आपको दिया कितना, ई लॉन्गिट्यूडनल आपको दिया है 0। तीसरे ऑप्शन में ई लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू है 0। ठीक है, देखो आपको ये बताना है कि पॉइजन रेशियो 0 किसके लिए होता है। ये स्टेटमेंट आपके पास 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले, देखो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन किस में होता है, पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में। तो अगर हम बात करें म्यू की वैल्यू, तो म्यू होता है माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां से एक बात बोले सर, अगर चौथे ऑप्शन की बात करें कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ई लैटरल अपॉन ई लॉन्गिट्यूडनल, इसमें क्या दे रहा है कि सर अगर आपका अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनफाइनाइट हो जाए, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है कि अगर देखो, अगर आपसे ये बोला जाए कि सर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो आपको जो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो 0 निकल के आएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट बोल दे तो आपको जो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। तो इस तरीके से आपको ये लगेगा कि चौथा ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम पहले ऑप्शन को पढ़ें कि द मटेरियल इज रिजिड, मटेरियल रिजिड का क्या मतलब है, अगर मटेरियल आपका रिजिड होगा तो मटेरियल में कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी डिफॉर्मेशन में अगर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि सर उसमें लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा और लैटरल डिफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मटेरियल रिजिड है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा और लैटरल डिफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपको ई लैटरल भी 0 होगा और ई लॉन्गिट्यूडनल भी 0 होगा। तो अगर ई लैटरल 0 हुआ तो यहाँ से भी एक बात ये समझ में आती है कि अगर इसका म्यू की वैल्यू हम बताएं, इसके लिए म्यू की वैल्यू बताएं पहले ऑप्शन के लिए, तो इसके लिए जो म्यू निकल के आएगा तो माइनस लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल करोगे तो अगर ये वैल्यू 0 को टेंड करेगा, अगर ये 0 को टेंड करेगा, या अगर ये वैल्यू 0 के बराबर होगा तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 0 निकल के आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये अपना पहला ऑप्शन भी सही हो रहा और चौथा ऑप्शन भी सही हो रहा है, बट अपने पास कोई एक ही आंसर सही होना चाहिए। तो देखो गलती कहाँ होता है, गलती स्टूडेंट से होता है कि चौथे ऑप्शन में, कि चौथे ऑप्शन में आपसे ये बोला गया कि ई लॉन्गिट्यूडनल अगर इन्फिनिटिव है। देखो ई लॉन्गिट्यूडनल अगर इन्फिनिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर मटेरियल में जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो मटेरियल के डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। मतलब ई लॉन्गिट्यूडनल की वैल्यू बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी को हम लोग इन्फिनिटिव से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर ई लॉन्गिट्यूडनल बहुत बड़ी होगी तो आपको नहीं लगता कि जो लैटरल डायरेक्शन में कंप्रेशन देखने को मिलेगा उसकी भी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, मतलब वो भी इन्फिनिटिव को टेंड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ई लॉन्गिट्यूडनल इन्फिनिटिव है तो अपने आप ई लैटरल भी इन्फिनिटिव को ही टेंड करेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको लैटरल डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन्फिनिटिव को टेंड करेगा तो लैटरल स्ट्रेन भी इन्फिनिटिव को टेंड करेगा। तो अब आप यहाँ से अगर म्यू की वैल्यू निकालोगे तो म्यू कितना जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखना अगर आपने 10th 12th में अच्छे से पढ़ा होगा कि सर इसका वैल्यू कितना निकल के आता है, तो आपको पता होगा ये जो रेंज है ये किसके लिए, इसकी वैल्यू कितना होता है। तो पहली बात होगा इसकी वैल्यू 1 नहीं होता है, इसका वैल्यू 0 नहीं होता है।
तो इसका वैल्यू 1 भी नहीं होता और इसकी वैल्यू 0 भी नहीं होता। ये कौन सा फॉर्म है? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने क्लास 12 में लिमिट पढ़ा होगा ना, तो लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बहुत ज्यादा बन के आते हैं। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि सर वहां पे ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती है, मतलब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपका। तो ये अनडिफाइंड रेशियो है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये निकल के आता है कि सर चौथा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन गलत क्यों होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन्फिनिटिव तो है, आप इससे म्यू को 0 बता सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन्फिनिटिव होगा, लेटरल भी आपको इन्फिनिटिव को टेंड कर जाएगा और म्यू की वैल्यू -इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव हो जाएगा। और ये वैल्यू अनडिफाइंड है, ना कि 1, ना कि 0, ना कि 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। देखो ये यहाँ पे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो पहले ये 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन नहीं होगा तो होगा क्या? पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। मटेरियल इज रिजिड। ठीक है, रिजिड मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0 निकल के आएगी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी आपका पॉइजन रेशियो पे है। ठीक है, आपके पॉइजन रेशियो पे अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल बन के आएगा तो कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल बन के आएगा एग्जाम्स में आपके। ठीक है, तो पढ़ना इसको। अब बार आप 80 mm डायमीटर एंड 800 mm लेंथ इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड अप टू 100 kN। ठीक है, एंड इट इलांगेट्स बाय 0.3 mm एंड द डायमीटर डिक्रीजेज बाय 0.01 mm। ठीक है, व्हाट इज द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार। ठीक है, आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें क्या गिवन है। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें गिवन क्या है। इसमें 80 mm डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू कितनी है? डी कितना है? डी है 80 mm। ठीक है, लेंथ कितना है? लेंथ आपका है कितना? 800 mm। लेंथ की वैल्यू 800 mm। ठीक है, देखो एक्सियल लोड आप 200 kN। तो पॉइजन रेशियो में कहीं लोड की बात होती नहीं है। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। इट इलोंगेट्स बाय 0.3 mm, मतलब डेल्टा एल जो निकल के आता है, ये कितना निकल के आता है? ये निकल के आता है कितना? डेल्टा एल आपका कितना? 0.3 mm। ठीक है, एंड डायमीटर डिक्रीजेज बाय 0.2 mm। डायमीटर डिक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हो डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल डायरेक्शन में जो इलांगेशन मिल रहा है देखने को, इलांगेट्स कर रहा है। ठीक है, और डायमीटर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डायमीटर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ लिख देंगे कि डेल्टा डी जो है, डेल्टा डी माइनस आप 0.01 है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज को हम प्लस ले रहे हैं, इलांगेशन को प्लस कर ले रहे हैं, तो जो डायमीटर डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखना म्यू की वैल्यू क्या निकल के आती है। म्यू आपका क्या होता है? तो जो म्यू होता है वो वापिस से माइनस लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब देखना ई लैटरल को हम क्या लिखेंगे? ई लैटरल कितना होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और ई लॉन्गिट्यूडनल कितना हो जाएगा? ये होगा आपका ई लॉन्गिट्यूडनल कितना हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और ई लैटरल कितना हो जाएगा? ई लैटरल हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया और ये क्या हो गया? ये लैटरल स्ट्रेन डेल्टा डी अपॉन डी हो गया। तो यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ, और ये मेरा कितना होगा? माइनस डेल्टा डी है। ठीक है, तो माइनस, अभी इसको माइनस यहाँ पे नहीं डालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, यहां से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, डेल्टा डी माइनस ऑफ डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल इंटू, ये एल ऊपर चला जाएगा तो एल अपॉन डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे माइनस डेल्टा डी की वैल्यू कितना है? डेल्टा डी की वैल्यू माइनस 0.01। ठीक है, और डी की वैल्यू कितना? डी की वैल्यू 80 mm है। डी की वैल्यू आपके पास 80 mm निकल गई है। ठीक है, तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल पहले चेक कर लेते हैं। डेल्टा एल का कितना है? 0.3 है। डेल्टा एल 0.3 है। ठीक है, इंटू एल की वैल्यू 800 mm, एल आपका 800 है। ठीक है, और डायमीटर 80 mm है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका निकल के आ गया। देखना, अगर हम ये कितना बनेगा? ये आपका बन जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू जो ये 10 बन जाएगा आपका वैल्यू 10। ठीक है,
अब 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 0.01 बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0.01 अपॉन 0.03, ठीक है, और ये वैल्यू आपका बन जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकल के आ रही है 1/3 आ रही है। और यहाँ से हमने एक और बात याद रखा था कि सर 1/3 किसके लिए वैल्यू होती है, ये होती है पॉइजन रेशियो एल्युमिनियम का, ठीक है, ये पॉइजन रेशियो होता है किसका, एल्युमिनियम का। तो ये जो म्यू इसका किसका, ये किसका म्यू है, ये एल्युमिनियम का। ये म्यू की वैल्यू किसके लिए आया निकल के, एल्युमिनियम का। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 0.33, ठीक है, ये आंसर कितना जाएगा 0.33। तो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके पॉइजन रेशियो पे। अगर पॉइजन रेशियो पे क्वेश्चंस बनने होंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया पॉइजन रेशियो का क्वेश्चन। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द इरोनियस स्टेटमेंट अबाउट माइल्ड स्टील, ठीक है, मतलब क्या इरोनियस स्टेटमेंट आपको बताना है कि नीचे गिवन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इरोनियस मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बताना आपको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि हैज 2 यील्ड पॉइंट्स, दूसरा ऑप्शन क्या है इज अ डक्टाइल मटेरियल, माइल्ड स्टील की बात कर रहा है कि माइल्ड स्टील हैज 2 यील्ड पॉइंट, माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। थर्ड ऑप्शन है कि माइल्ड स्टील हैज स्मॉल परसेंट इलांगेशन एट फेलियर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या आपके पास सो स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन है कि माइल्ड स्टील के स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। और यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बार जल्दी से माइल्ड स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम फर्दर करेंगे, ठीक है। देखना कि अगर हम बोले, ठीक है, अगर हम बोले कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का क्या है, और ये फॉर टेंशन के लिए, किसके लिए, टेंशन के लिए। तो माइल्ड स्टील के लिए जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का निकल के आता है किसके लिए, टेंशन के लिए, वो आपके सामने ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखना क्या है कि यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे स्ट्रेस मिल रहा है और एक्स एक्सिस पे आपको स्ट्रेन दिखाया गया है, ठीक है। अब ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि ये जो पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक पॉइंट ओ है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी इतने डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और इस पॉइंट का कोई ना कोई अपने आप में एक मीनिंग्स है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि एक पॉइंट को इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। उसके बाद हम रीजन्स की बात करें कि सर ओ बी रीजन क्या है, उसके बाद ये बी डी रीजन क्या है, फिर डी ई रीजन क्या है, ई एफ रीजन को क्या बोलते हैं, एंड एफ जी रीजन को क्या बोलते हैं, और इस रीजन में क्या प्रॉपर्टीज निकल के आती है, हम उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखना अगर हम बात करें ए पॉइंट की, अगर हम पॉइंट ए की बात करें, ये जो आपका पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए, ये ए पॉइंट का ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। और जो बी पॉइंट है इसको बोलते हैं क्या, बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सी हो गया, सी को हम क्या बोलते हैं, सी होता है अपर यील्ड पॉइंट। ये चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ा रखा होगा, बट एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जल्दी से कि ये क्या अपर यील्ड पॉइंट, कि इन पॉइंट्स का और इन रीजन्स की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इसका डिस्कशन हम जल्दी से करेंगे। फिर ये इसके बाद सी पॉइंट हो गया। अब सी पॉइंट के बाद हम बात करते हैं सीधे एफ पॉइंट का, ठीक है। एफ पॉइंट क्या है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हो गया, ठीक है। एफ के बाद जी पॉइंट क्या है, जी है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब फ्रैक्चर पॉइंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे आके मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जी पॉइंट हो गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम रीजन्स की बात करें, तो अगर हम रीजन्स की बात करें, देखो ये जो रीजन है कि जीरो से बी तक जो रीजन, यहाँ से ये रीजन चेक करना, ये जो रीजन है ये आपका इलास्टिक रीजन है, ठीक है। ये आपका इलास्टिक रीजन है। अच्छा, इलास्टिक रीजन का क्या मतलब है, हमने पहले ही बात करा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैंने बात करा था कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि इलास्टिक लिमिट तक अगर हम किसी भी मटेरियल पर लोड अप्लाई करें, ठीक है, और लोड को अगर रिमूव कर दिया जाए तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। मतलब क्या हुआ कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड मटेरियल अपने इनिशियल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। इस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अप टू द इलास्टिक लिमिट तक अगर मटेरियल पर से
लोड को हटा दिया जाए तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को वापस गेन कर लेगा। तो ये हो गया इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट से पहले एक और इलास्टिक लिमिट से पहले पॉइंट ए आता है। पॉइंट ए क्या? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट की देखना क्या प्रॉपर्टी है। प्रोपोर्शनल लिमिट की प्रॉपर्टी है कि अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट जो स्ट्रेस निकल के आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, ठीक है। मतलब इस लिमिट की बात करें, अगर यहाँ तक की बात करें कि ए पॉइंट तक, तो ए पॉइंट तक जो निकल के आता है कि आपका ए पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी, स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के, ठीक है। तो अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट जो स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, ठीक है। और ये जो लॉ है, इस लॉ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने कराया था? इस लॉ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इस लॉ के बारे में बताया था। तो उन्हीं के नाम पे इस लॉ को हम लोग हुक्स लॉ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर अगर आपसे ये पूछा जाए कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, हुक्स लॉ किस लिमिट तक वैलिड है, कि इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है, तो यहाँ से हम ये बात निकल के आती है कि जो हुक्स लॉ है ये वैलिड है अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ये जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है इसका ग्राफ लीनियर निकल के आता है। और जब ये ग्राफ लीनियर निकल के आएगा तो यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? स्ट्रेन के। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, तो हुक्स लॉ वैलिड है अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। ये तो हो गया बात प्रोपोर्शनल लिमिट का। हमने इलास्टिक लिमिट की बात करी कि इलास्टिक लिमिट तक अगर लोड को रिमूव कर दिया जाए तो लोड अपने ओरिजिनल शेप को वापस से रिगेन कर लेता है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, ठीक है। ये तो हो गया बी पॉइंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की, ठीक है। अब पॉइंट सी को हमने क्या नाम दिया? पॉइंट सी क्या है? अपर यील्ड पॉइंट। पॉइंट सी है अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। पहली बात अगर हम ये डिस्कस करें कि ये जो पॉइंट सी है ना, इसका जो स्ट्रेस की वैल्यू होता है या कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। पॉइंट सी जो अपर यील्ड पॉइंट है, यहाँ पे जो स्ट्रेस निकल के आती है, इस स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो फिक्स नहीं होता तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये जो पॉइंट सी है ये डिपेंड कर जाता है मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मटेरियल के शेप पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। और आप कौन सा इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो इस टेस्टिंग को करने के लिए, आप कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उस पर भी ये बात डिपेंड कर जाती है। तो अपर यील्ड पॉइंट इन तीन बातों पे डिपेंड करती है कि मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मटेरियल के शेप पे भी डिपेंड करता है, और मटेरियल कौन सा इक्विपमेंट आप अपने टेस्टिंग में यूज कर रहे हो इस बात पे भी ये चीज़ डिपेंड करता है। तो इसलिए इस स्ट्रेस की वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर इस स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स नहीं हुआ तो इसका मतलब ये अपने किसी काम का नहीं है। अपने किसी काम का नहीं है का मतलब क्या है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट यूज है ही नहीं इंजीनियरिंग पर्पज से, कि इस स्ट्रेस का कोई सिग्निफिकेंट यूज नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गया पॉइंट सी की चर्चा। अब इसके बाद आता है पॉइंट डी, ठीक है। पॉइंट डी क्या है? तो पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस निकल के आती है, पॉइंट डी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है यही आपको यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बताती है। मतलब क्या कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो किस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग है, तो मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है, ना कि अपर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है। क्योंकि हमने बताया कि अपर यील्ड पॉइंट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंट यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम रिपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ। अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ बताने जाएँ तो हम एक फिक्स वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे। जब हम एक फिक्स वैल्यू नहीं बता पाएंगे तो उसका क्या यूज है? तो इसलिए जो मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? वो आपका करस्पॉन्डिंग होता है पॉइंट डी के। पॉइंट डी मतलब अपर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये तो हो गया डी पॉइंट की बात, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये रीजन डी ई की, अच्छा एक और बात बोले कि सर ये जो बी डी का रीजन है, ये पहला रीजन तो इलास्टिक रीजन हुआ, ठीक है, पहला रीजन तो इलास्टिक रीजन हुआ। और ये जो डी पॉइंट, डी के बाद जो रीजन निकल के आता है, ये जो डी पॉइंट के बाद रीजन निकल के आता है डी के बाद, ठीक है, इस रीजन को हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं कि डी के बाद आपको प्लास्टिक रीजन मिलेगा। डी से लेके जी तक का जो रीजन है ये प्लास्टिक रीजन है। तो ये समझ में आया कि अगर ओ से लेके ए तक का इवन बी तक का जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन है, और डी से लेके जी तक का जो रीजन है वो प्लास्टिक रीजन है। तो जो ये बी से डी के बीच का जो रीजन है ये एक ट्रांजिशन फेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिलेगा, मतलब मटेरियल इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इस रीजन को हम बोल देते हैं
इलास्टोप्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो ये जो बी से डी तक का रीजन है इसको हम बोलते हैं इलास्टोप्लास्टिक रीजन। तो आपको यहाँ से 3 रीजन समझ में आया। पहला कि एक इलास्टिक रीजन हो गया, दूसरा इलास्टोप्लास्टिक रीजन। इलास्टोप्लास्टिक रीजन में आपको एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा कि मटेरियल इलास्टिक रीजन से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्लास्टिक रीजन में। उसके बाद आपको प्लास्टिक रीजन मिलेगा। प्लास्टिक रीजन में क्या मिलता है, प्लास्टिक रीजन में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप मटेरियल पर से लोड को रिमूव कर दोगे, तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका प्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो इल्ड प्लेटो क्या है, इल्ड प्लेटो में आपको एक फिक्स, एक कांस्टेंट स्ट्रेस वैल्यू के लिए आपको एक लॉन्ग डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा किसमें, एक कांस्टेंट स्ट्रेस वैल्यू। मतलब यहाँ पे आपका स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहे। तो अगर आप इस पॉइंट की बात करो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है, ये स्ट्रेस की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये है कितना, ये है आपका यील्ड स्ट्रेस के बराबर, Fy के बराबर है, ठीक है। ये आपका Fy के बराबर है। तो ये जो है ये है Fy, ठीक है। मतलब कि अगर मटेरियल एक बार अपने यील्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर लेता है, उसके बाद आपको मटेरियल में यील्डिंग देखने को मिलेगी। यील्डिंग मतलब क्या होगा, यील्डिंग मतलब है कि लॉन्ग डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया यील्ड पॉइंट, ठीक है। ये तो हो गया यील्ड पॉइंट। ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे ही आपका यील्ड पॉइंट खत्म हुआ, इसके बाद आपका स्टार्ट होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है। तो देख रहा स्ट्रेन हार्डनिंग का क्या मतलब है। स्ट्रेन हार्डनिंग के नाम में ही है कि स्ट्रेन की हार्डनिंग हो रही होगी। क्या हो रही है, स्ट्रेन की हार्डनिंग। हार्डनिंग का क्या मतलब है कि हमको स्ट्रेन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब हो गया कि आपको स्ट्रेन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है देखने को। मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस रीजन में, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में, ठीक है। ये नाम से ही क्लियर। हार्डनिंग का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेन के अगेंस्ट हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस, और जो स्ट्रेन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है उसी को तो हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इस रीजन में स्ट्रेस बढ़ते हुए दिखेगा। मतलब इस रीजन में स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस क्या हो रहा होगा इस रीजन में, स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा होगा। और स्ट्रेन का जो रेट है ये क्या कर रहा होगा, स्ट्रेन का रेट क्या होगा, कम हो रहा होगा। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ रहा होगा और स्ट्रेन का रेट जो यहाँ पे रेट मिल रहा है उससे कम देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि इस रीजन में आपको मटेरियल का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे चेंज होता है। मटेरियल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होता है, इसकी वजह से हमको रेजिस्टेंस मिलता है और इस रीजन को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। अब इसके बाद एफ पॉइंट आ गया। एफ पॉइंट क्या, एफ पॉइंट आपका है कि अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और यही इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमको मटेरियल का स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, उस स्ट्रेंथ को हम लोग बोल देते हैं कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग जो हमको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो गया FU। एक बार जब मटेरियल अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हम उसके बाद भी उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें, मतलब उससे ज़्यादा स्ट्रेस अगर हम उस पर अप्लाई करें, तो फिर मटेरियल की ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, मटेरियल की ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग क्या होता है कि माइल्ड, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपके माइल्ड स्टील के लिए। और माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है, माइल्ड स्टील आपका डक्टाइल मटेरियल है। तो डक्टाइल मटेरियल में जो सडन ब्रेकिंग नहीं होता है, डक्टाइल मटेरियल में आपको पहले नेकिंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, नेकिंग। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग नेकिंग बोल देते हैं। ये जो रीजन है इस रीजन को हम लोग बोलते हैं नेकिंग होता है। नेकिंग में आपको क्या मिलेगा, नेकिंग में जो इसका जो डायमीटर होगा, जो मटेरियल का डायमीटर यहाँ पर ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है। मटेरियल का डायमीटर ड्रास्टिकली डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि अब अगर अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा हम लोड अप्लाई करेंगे तो मटेरियल का जो डायमीटर होगा वो बहुत कम होता जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट जी पे पहुंच के मटेरियल क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। जी पॉइंट पे क्या करेगा, मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो नेकिंग में क्या होगा, नेकिंग में जो डायमीटर है, डायमीटर रिड्यूस ड्रास्टिकली, ठीक है।
आपको नेकिंग में क्या मिलेगा, नेकिंग में जो मटेरियल का डायमीटर बहुत तेजी से रिड्यूस होते हुए दिखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर एक पॉइंट पे जाके मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। मटेरियल ब्रेक कर जाने का मतलब क्या होगा, अब मटेरियल यहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाएगा, ठीक है, मटेरियल पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो जी पॉइंट क्या होगा, जी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मटेरियल जाके ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और जी पॉइंट पे जब मटेरियल ब्रेक करता है ना, तो चूंकि हम बात कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल की, तो जो डक्टाइल मटेरियल में फेलियर होता है, जो डक्टाइल मटेरियल मोड ऑफ फेलियर होता है वो कैसा होता है, वो कप एंड कोन फेलियर होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम ये बोलते हैं कि ये जो जी पॉइंट पे मटेरियल की फेलियर निकल के आएगी, वो कौन सा फेलियर निकल के आएगा, कप एंड कोन फेलियर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो पूरी बात हो गया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का, ठीक है। अब इसी पे आपके पास क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था आपको इसी ग्राफ से पूछा गया था। एक और बात देख लें कि यहाँ पे जो स्ट्रेन डी पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, 0.12%। कितना होता है, 0.12%। और एक बार जब इल्ड प्लेटू खत्म हो जाता है, मतलब एक बार जब स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपसे ये पूछा जाए कितने स्ट्रेन के बाद स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन स्टार्ट होगा, तो ये निकल गया था माइल्ड स्टील के लिए 1.2% से लेके 1.8% तक। मतलब जब स्ट्रेन की वैल्यू 1.2% से लेके 1.8 इस परसेंटेज से ज़्यादा हो जाएगी, तो मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू हो जाएगा। अब ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइल्ड स्टील में अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कितना स्ट्रेन होता है, मतलब कितने स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलता है, तो ये वैल्यू आपका होता है 10 से 20%, ठीक है। मतलब अगर हम बोले अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितने स्ट्रेन वैल्यू पे देखने को मिलता है, तो ये होता है 10 से लेके 20% के बीच में। और जो मटेरियल फेल कब करता है, मटेरियल जब फेल कर रहा होता है कितना स्ट्रेन अचीव करने के बाद मटेरियल फेल कर जाता है, तो माइल्ड स्टील के केस में ये जो रेंज निकल के आती है, ये रेंज निकल के आती है 20 से लेके 25% तक, ठीक है। तो एक बार आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लो, ठीक है, एक बार इस ग्राफ को अच्छे से देखो। अब आपके जो आने वाले 2-3 क्वेश्चन है इसी ग्राफ से पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देख लो। आपको यहाँ से लगभग इस पे हर एक पॉइंट से आपसे एग्जाम से क्वेश्चन इसके पहले बने हुए हैं। मतलब इस ग्राफ को तो आप स्किप करके एग्जाम में जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं कि भाई FY क्या है, FU क्या है, इलास्टिक रीजन क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग में होता क्या है, नेकिंग क्या होता है, ठीक है। नेकिंग में जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस होता है क्या इंक्रीज होता है। एक और बात अगर हम आपको पता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ए से लेके बी रीजन में ये इंक्रीज करता है, बी से लेके डी रीजन में भी ये इंक्रीज करता है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है मटेरियल का ये कांस्टेंट होता है। अब ये कौन सी बात हुई, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे कि आप इस इलास्टिक रीजन के अंदर में या फिर इलास्टोप्लास्टिक रीजन के अंदर में आप ये क्यों बोल रहे हो कि मटेरियल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये चर्चा हम आगे करेंगे। बट अभी के लिए इतना जान जाओ कि O से लेकर डी रीजन में मटेरियल का वॉल्यूम, जब हम मटेरियल पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो मटेरियल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। अब मटेरियल का वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा कि मटेरियल के एटम के बीच में जो बॉन्ड्स होता है वो बॉन्ड्स ब्रेक होता है, उस बॉन्ड्स के ब्रेक वो जो बॉन्ड होता है उसके टूटने की वजह से इस मटेरियल का O से बी रीजन में जो मटेरियल का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इल्ड प्लेटो रीजन में मटेरियल का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, तब तक मटेरियल का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो इतना लॉन्ग डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, फिर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन कम मिल रहा है। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ की वैल्यू कितना है, स्ट्रेंथ का जो रेंज है वो 0.12% है, जबकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का रेंज कितना है 1.2 से लेकर 1.8% तक है। बट यहाँ पे लॉन्ग डिफॉर्मेशन मिल रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका स्मॉल डिफॉर्मेशन मिल रहा है फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। जब हम बल्क मॉडल्स पढ़ा रहे होंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये तो बात हो गया आपका माइल्ड स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का, ठीक है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखना अपना क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इरोनियस स्टेटमेंट अबाउट द माइल्ड स्टील। आपको बताना है कि माइल्ड स्टील के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, हैज 2 इल्ड पॉइंट्स, माइल्ड स्टील हैज 2 इल्ड पॉइंट्स इज ए डक्टाइल मटेरियल। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, हमने अभी देखा कि यहाँ पे 2 इल्ड पॉइंट निकल के आता है, एक अपर इल्ड पॉइंट निकल के आता है, एक लोअर इल्ड पॉइंट निकल के आता है। वो अलग बात है कि अपर इल्ड पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
अपने इंजीनियरिंग स्टडी में अपर यील्ड पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो अलग बात है, बट इसके दो यील्ड पॉइंट निकल के आते हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट, दूसरा लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या है, माइल्ड स्टील इज डक्टाइल मटेरियल, तो माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल बिल्कुल है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज में। तीसरा पॉइंट क्या, हैज स्मॉल परसेंट इलांगेशन एट फेलियर, एट फेल्योर हैज ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ इलांगेशन। तो ये बात गलत है। देखो आप अभी हमने बोला था कि फेलियर के टाइम पे कितना इलांगेशन देखने को मिलता है, तो ये देखना फेलियर के टाइम पे आपको इलांगेशन 20 से 25%, कितना 20 से 25%, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, ये बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ह्यूज अमाउंट है। अगर आपसे 20 से 25% स्ट्रेन मिल रहा है, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है, इसको आप ये नहीं बोल सकते, मतलब ये बहुत लार्ज वैल्यू है। तो आपका ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया कि हैज स्मॉल परसेंट इलांगेशन एट फेलियर, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि सो स्ट्रेन हार्डनिंग, तो बिल्कुल सही बात है। माइल्ड स्टील में हमने स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन अभी चेक किया था, कौन सा रीजन था, डी से ई वाला जो क्या था, ई से एफ वाला रीजन, कौन सा रीजन था, ये जो ई से एफ वाला रीजन है, हाँ ई से एफ वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग, ये कर्व माइल्ड स्टील के लिए तो है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, देखना अब यहां से आपको एग्जाम से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स अपीयर। ठीक है, पहला क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सेकंड वन इज द इलास्टिक लिमिट, देन यील्ड पॉइंट, देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, देन पॉइंट ऑफ रप्चर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ दीज पॉइंट्स। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि माइल्ड स्टील में सबसे पहले कौन सा पॉइंट्स अकर करेगा। आपसे सीक्वेंस ही तो पूछा है, आपसे सीक्वेंस ही तो पूछा है, और हमने सबसे पहले चर्चा सीक्वेंस की ही करा था, क्योंकि आपको जे एग्जाम से ये बहुत ही मतलब ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, आपको कभी भी एग्जाम से पूछ सकता है। तो हमने सबसे पहले चर्चा किया था कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो सबसे पहले आता है पॉइंट ए को हमने बोला था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो सबसे पहले आया, उसके बाद इलास्टिक लिमिट आया था, फिर उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, देन लोअर यील्ड पॉइंट आया था, इसका मतलब उसके बाद यील्ड पॉइंट हो गया, देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ आया, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद ही तो रप्चर होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद रप्चर होगा, इसका मतलब पॉइंट ऑफ रप्चर सबसे लास्ट में आएगा। पॉइंट ऑफ रप्चर में मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रेंथ की वैल्यू कितना देखने को मिलती है, माइल्ड स्टील के लिए 20 से 25% तक। ठीक है, तो ये सही ऑर्डर, तो सीक्वेंस भी यही दिया हुआ है, ये पूरा सीक्वेंस में तो दिया है। तो इसका आंसर चेक करना कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए बी सी डी देन ई, तो पहला ही सही हो गया आपका, ये पहला ही ऑप्शन तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो ऑर्डर दिया है ये अपने आप खुद में ही सीक्वेंस में ये, तो ये पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कर लेना। इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, द टेंसाइल स्ट्रेन एज कंपेयर टू द स्ट्रेस, ये बोल रहा है कि अगर हम मटेरियल को इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेस करते हैं, ठीक है, तो मटेरियल में क्या देखने को मिलता है, इस पे क्वेश्चन है कि मटेरियल में जो स्ट्रेस होता है या जो मटेरियल में स्ट्रेन होता है उसका रेट क्या है। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। तो क्या पूछा, इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द टेंसाइल स्ट्रेन एज कंपेयर टू स्ट्रेस। पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीजेस स्लोली, सेकेंड ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेस स्लोली, और फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, डिक्रीजेज मोर क्विकली, डी ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेज मोर क्विकली। ठीक है, तो हमने यही तो बात करा था कि सर एक बार जब मटेरियल की यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस वैल्यू पर भी आपको एक लॉन्ग डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और इसी लॉन्ग डिफॉर्मेशन को तो यील्डिंग बोलते हैं, कि मतलब डी पॉइंट के बाद यील्ड स्ट्रेंथ के बाद मटेरियल की यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब मटेरियल की यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे एक आपको लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो स्ट्रेन होगा, टेंसाइल स्ट्रेन इंक्रीज करेगा मोर क्विकली एज कंपेयर टू स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के कंपेरिजन में स्ट्रेन की जो स्ट्रेन जो इंक्रीज करने का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा होगा। वो आपने देख भी लिया अभी ग्राफ में कि एक बार जब यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो मटेरियल में एक लॉन्ग डिफॉर्मेशन, एक लार्ज डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, तो 21 का आंसर हो गया डी पार्ट। ठीक है, ये तो गया 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके पास है हुक्स लॉ पे। किस पे? हुक्स लॉ पे। अगला क्वेश्चन हुक्स लॉ पे है। तो देखना क्या है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बिल्कुल सही बात, हमने पहले डिस्कस किया कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है? अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। और अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? स्ट्रेन के। क्यों होता है? क्योंकि अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट जो कर्व का ग्राफ निकल के आता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और ये बात हम डक्टाइल मटेरियल के लिए ही कर रहे हैं। ये बात हम डक्टाइल मटेरियल के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करेंगे, जैसे आपका कंक्रीट हो गया या और भी कुछ ब्रिटल मटेरियल हो गए, तो वहाँ पे जो हम ये बात बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है, ये बात गलत हो जाएगा। कंक्रीट के लिए जो पूरा ग्राफ होता है वो कर्व होता है, वहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जितनी भी बात हम बोले वो माइल्ड स्टील के लिए बोल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो डक्टाइल मटेरियल के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखना क्या स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, दूसरा बात है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द इलास्टिक लिमिट। ये गलत बात है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज ऑलवेज लेस देन द इलास्टिक लिमिट। ओके, चलो चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन क्या आपको दे रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज ईदर इक्वल टू और लेस देन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, फिर से कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है कि जो आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, क्या ये हमेशा इलास्टिक लिमिट से कम होती है, या इसकी वैल्यू कभी बराबर भी हो सकती है प्लास्टिक लिमिट के? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अगर मैं आपसे बोलूँ माइल्ड स्टील के लिए, तो ये जो माइल्ड स्टील के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट और जो इलास्टिक लिमिट के बीच की जो डिफरेंस निकल के आता है वो बहुत ही कम निकल के आता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। मतलब ये बहुत ही नियर बाय पॉइंट है। आपका जो प्रोपोर्शनल लिमिट है और इलास्टिक लिमिट है, ये बहुत ही नियर बाय पॉइंट है फॉर द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के केस में ये दोनों पॉइंट जस्ट आसपास वाले पॉइंट है। हमने यहाँ पे दिखाया जरूर बहुत दूर है, इस ग्राफ में अगर आप देखोगे ना, हमने दिखाया जरूर इस पॉइंट के बीच में ये डिफरेंस है। ठीक है, हमने दिखाया जरूर है कि आपको इतना डिफरेंस मिल रहा है देखने को यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में, लेकिन इतना डिफरेंस रियल में नहीं होता है। रियल में ये जो डिफरेंस बहुत कम निकल के आता है। ये तो हम माइल्ड स्टील की बात करें, लेकिन फिर इसके बाद बहुत सारे मटेरियल आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये जस्ट इक्वल हो जाएगा किसके बराबर? इलास्टिक लिमिट के बराबर। ठीक है, तो आपको ऐसे भी मटेरियल देखने को मिलेंगे जिस केस में आपका ये जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो जस्ट इक्वल होगा किसके? इलास्टिक लिमिट के। ठीक है, तो यहाँ से अब ऑप्शन टिक करना कि थर्ड हो या फोर्थ होगा। अब एक बार अब यहाँ पे ये ऑप्शन चेक करना कि थर्ड ऑप्शन क्या है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज ऑलवेज, क्या दिया? इज ऑलवेज लेस देन इलास्टिक लिमिट। ये बात गलत है, ये हमेशा लेस देन नहीं होगा कि वो कोई ऐसा, जैसे माइल्ड स्टील के केस में ये वैल्यू बहुत माइन्यूट होता है, बहुत छोटा सा, मतलब ये बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल ऐसे भी हैं जिसमें ये लिमिट जस्ट इक्वल हो जाए, किसके बराबर हो जाए? कि आइदर इक्वल और लेस देन द इलास्टिक लिमिट। मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जो वैल्यू है वो इलास्टिक लिमिट के बराबर हो सकती है। तो हाँ, हो सकती है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 ना होकर क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4। तो चेक करना कौन सा है 1 और 4। तो 1 और 4 ए ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है आपका? देखना कि द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये आ गया किसका क्वेश्चन? ये आ गया यंग मॉडुलस का क्वेश्चन। ठीक है, कि आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन है इसको क्या बोलते हैं? तो देखना, हम यहाँ से एक साथ 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो ई होता है, क्या होता है? ये नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, राइट? ठीक है, इसके बाद आता है जी। ठीक है, जी क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। यस और नो? तो जी पॉइंट हो गया शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद बताते हैं
बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या क्या बोलते हैं, ये होता है क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। तो ये क्या होगा, क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जी को क्या बोलते हैं, जी को हम बोलते हैं सीयर मॉडुलस, या इसको क्या बोलते हैं, इसको एक और टर्म से बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बल्क मॉडुलस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तो अब यहाँ एक बात देखना कि अगर आपसे नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो पूछा जाए तो ये यंग मॉडुलस हो गया। अगर आपसे सीयर स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेन का रेशियो पूछा जाए तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसको आप बोलो सीयर मॉडुलस हो गया। और तीसरा क्या है, तीसरा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस, सॉरी बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये तो बात हो गया 3 मॉडुलस का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इससे मैच करा लो, इसका आंसर क्या होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन का रेशियो हो जाएगा आंसर यंग मॉडुलस, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, यंग मॉडुलस हो जाएगा। तो देख लो आपका ये जितने भी क्वेश्चन है, ये आपके जितने भी प्रीवियस, ये जितने भी हमने एग्जाम्स मेंशन करा था ऊपर की एसएससी जेई डीडीए जेई, इन्हीं एग्जाम्स का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो पूछ रहा है अभी, ठीक है। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमने भी बात करते हैं, उसको क्या होता है आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस। देखो ना हमने वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखा था, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल दो, या फिर वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेस होता है वो भी नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, ठीक है। तो आप इसकी बात बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, वो होता है बल्क मॉडुलस, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेट द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड बी 0.02 एंड 0.005 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन बाई, क्या पूछा आपसे, आपसे दिया क्या, आपसे ये दिया गया कि आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया गया है, ठीक है। और कौन सा है, डायमीट्रिक जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, डायमीटर में, सिलेंड्रिकल डायमीटर में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा गया, आपसे पूछा गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है। तो देखना ई वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, ई वॉल्यूमेट्रिक जो होता है वो होता है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो पहले हम ये समझ रहे थे कि ये ई एक्स ई वाई और ई जेड है क्या, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, ठीक है, एक बात देखना है यहाँ से, ठीक है। अगर मान लो कोई मटेरियल है जिसमें हम लोड पी लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, लोड पी लगा रहे हैं, ठीक है। किसी मटेरियल पर हम लोड कितना लगा रहे हैं, हम लोड लगा रहे हैं पी, ठीक है। इस मटेरियल पर हम लोड पी लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्सेस कंसीडर करें कि ये आपका मान लेते हैं कि ये है आपका
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 एक्सिस से जूम कर लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और जो एक्स एक्सिस में स्ट्रेन मिल रहा है उसको हम बोल देते हैं ई एक्स, और जो वाई एक्सिस में स्ट्रेन मिल रहा है इसको ई वाई बोल देते हैं, और जो जेड एक्सिस में स्ट्रेन मिल रहा है इसको ई जेड बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, ई जेड बोल देते हैं। तो एक बार यहाँ से समझना कि अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ये मानते हैं हम एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ये मान लो अपना एक्स डायरेक्शन है, और ये आपका मैं मान लेता हूँ जेड डायरेक्शन है। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ आपका वाई डायरेक्शन है। ठीक है, ये अपना है कौन सा डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये अपना एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स हो गया, नहीं सॉरी ये एक्स हो गया। ठीक है, और ये आपका कौन सा, ऊपर वाला हमने वाई माना था तो ये वाई हो गया, और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड के डायरेक्शन को हमने जेड मान लिया था। ठीक है, तो अगर समझना इस बात को कि अगर जिस डायरेक्शन में आप लोड लगा रहे हो और उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मिल रहा है उस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये कौन सा स्ट्रेन हो गया, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लैटरल स्ट्रेन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको एक्स डायरेक्शन में आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो इसका जो परपेंडिकुलर वाई और जेड है इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन मिलेगा वो होता है आपका लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा अगर आपका ई एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो ई वाई एंड ई जेड ये कौन सा स्ट्रेन होगा, ये आपका लैटरल स्ट्रेन होगा। ठीक है, मैंने आपको एक बात बोला कि जिस भी डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन का जो स्ट्रेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो लैटरल स्ट्रेन होगा। तो अगर आपका एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन का जो स्ट्रेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और इसका परपेंडिकुलर ई वाई और जेड ये क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन होगा। ठीक है, अब अगर यही लोड आपके वाई डायरेक्शन में लग रहा होता, तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बचे इसके बाद जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बचा एक्स और जेड उसमें आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लैटरल स्ट्रेन। तो इस केस में ई एक्स लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ई वाई और ई जेड क्या हो गया, लैटरल हो गया। तब एक बात समझना, जब हम किसी भी मटेरियल की बात करें तो उस मटेरियल में आपको 3 डायरेक्शन देखने को मिलेंगे। एक कौन सा मिलेगा, एक एक्स, एक वाई, एक जेड। ठीक है, तो अगर हम एक सिलेंडर की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, सिलेंडर की बात करें। ठीक है, तो अगर हम सिलेंडर के जिस डायरेक्शन में लोड लगाएंगे उस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे लोड लगाएं तो यहाँ पे जो स्ट्रेन मिलेगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर 2 होगा, एक तो वाई वाला एक तो जेड वाला। अब अगर हम वाई और जेड की बात करें तो अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो क्रॉस सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ये होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन हुआ। ठीक है, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और ये ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ये एक्सेस हो गया, ये हो जाएगा वाई, या वाई एक वाई हो जाएगा, एक जेड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको वाई बोल दो, इस वाले को वाई बोल दो, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो जेड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक तो स्ट्रेन मिलेगा ई वाई और एक स्ट्रेन मिलेगा ई जेड। ठीक है, और ई वाई में भी आपको डायमीटर देखने को मिलेगा और ई जेड में भी आपको डायमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ई एक्स, ई वाई और ई जेड ये भी आपको डायमीटर, ये लेंथ भी डायमीटर वाला लेंथ है, ये भी आपका डायमीटर है, ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है। इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि अभी आपको दिया गया कि क्या, कि स्ट्रेन जो लेंथ में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0.02, ये 0.02। ठीक है,
और डायमीटर में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो 0.005 प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो ई वाई होगा वो भी कितना होगा 0.005, और जो ई जेड निकल के आएगा वो भी कितना होगा 0.005, क्योंकि जेड डायरेक्शन वहां पे भी डायमीटर देखने को मिलेगा और वाई डायरेक्शन में भी आपके पास डायमीटर है। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 0.002 प्लस 2 इंटू 0.005, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कितना 0.02.01, ये वैल्यू कितना जाएगा 0.03, ठीक है। तो इसका आंसर कितना निकल गया, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना निकल के आएगा आपका 0.03 निकल के आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 0.03, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.03। आप सीधे ये बोल सकते हो कि सिलेंडर के केस में, किसके केस में, सिलेंडर के केस में, ठीक है, फॉर सिलेंडर के केस में जो ई वॉल्यूमेट्रिक निकल के आएगा ये कितना आएगा ई एक्स प्लस 2 टाइम ई डी, ठीक है। क्योंकि ई डी में एक ई डी कौन सा होगा, एक ई डी होगा आपका, एक ई डी आपका होगा कौन सा वाई वाला, एक क्या हो जाएगा जेड वाला हो जाएगा, ठीक है। एक वाई वाला हो जाएगा, एक जेड वाला हो जाएगा। तो सिलेंडर के लिए ये निकल के आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा ई एक्स प्लस 2 टाइम ई डी, ठीक है। ये तो बात हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ठीक है। अगर हम एक और बात बोले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक और फार्मूला बताएं तो जो ई वॉल्यूमेट्रिक निकल के आता है, ई वॉल्यूमेट्रिक, जल्दी से आप चेक कर लेना इसको, ई वॉल्यूमेट्रिक जो होता है को हम इसको क्या बोलते हैं ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ठीक है। अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड जनरल कंडीशन में मतलब कब, जब उस पर एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा होगा, तो वहां से जो स्ट्रेन की वैल्यू निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, वहां से जो ई वॉल्यूमेट्रिक निकल के आता है स्ट्रेस के टर्म में वो वैल्यू कितना होता है, वो होता है ई एक्स सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। ये वैल्यू निकल गया। ये कहाँ से निकल के आता है एक बार चेक कर लेना इसको जल्दी से। ये निकल के आता है यहां से कि अगर, ठीक है, अगर ये कोई आपका, ठीक है, और अगर हम इसको हम तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाएं, किसमें, इसमें भी स्ट्रेस लगाएं कितना, ये हम आपको आगे एक बार फिर से समझा देंगे। अभी के लिए बस ये समझो ई वाई और ये कितना है ई जेड है, ठीक है, सिग्मा जेड है, ठीक है। यहाँ से जो हम ई एक्स निकालते हैं वो कितना होता है, वो होता है कितना सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा जेड अपॉन ई। इसी तरीके से ई वाई कितना हो जाएगा सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। और सिग्मा जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है। तो आप जब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, अगर इन सारे स्ट्रेन की वैल्यू आप अगर इसमें पुट करोगे, किसमें, इसमें पुट करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो एक तो बात ये समझ में आ गया कि सर ये जो निकल के आता है कि सिग्मा ई वॉल्यूमेट्रिक ई वी जो निकल के आता है ये कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका, ये निकल के आता है आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 कब होगी, आपसे ये बोला जाए कि इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 कब होगी, ईवी 0 कब होगा, तो चेक करना इस बात को, ईवी 0 कब होगा, इस बात को चेक करना कि या तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड की वैल्यू 0 हो जाए तो जाके ईवी 0 हो जाएगा, या तो आपको म्यू की वैल्यू कितनी हो जाए 0.5, यहाँ पे 0.5 पुट करना, 0.5 अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये ईवी की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर या तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड की वैल्यू 0 हो जाए तो जाके ये 0 हो सकता है, या तो दूसरा केस ये है कि अगर म्यू की वैल्यू 0.5 हो जाए, अगर म्यू की वैल्यू 0.5 हो जाए तो जाके ईवी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो जाके ईवी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा 0.5 किसके लिए निकल करता है, 0.5 वैल्यू किसके लिए निकल करता है, रबड़ के लिए निकल के आता है, या आप बोलते परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए निकल के आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें रबड़ के लिए, तो रबड़ के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आता है वो कितना निकल के आता है 0 निकल के आता है, ठीक है। एक और बात अगर मैं आपसे बात करूं कि सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो हो गया,
अगर यहीं पे एक और बात करें कि के क्या होता है, देखना आपका के क्या होता है, के होता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसका मतलब हो गया के कितना हो गया, बोल दे इसको सिग्मा वी अपान के, सिग्मा वी अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये बोलें कि जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाएगा, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाएगा तो के की वैल्यू कितना होगा, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाए तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 हो जाए तो के की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। अच्छा, के की वैल्यू इन्फिनिटी से क्या मतलब है कि सर अगर के इन्फिनिटी होगा तो बीटा क्या होता है, अगर के इन्फिनिटी होगा तो बीटा क्या होता है, बीटा हो जाएगा 0। बीटा कितना होता है, बीटा होता है 1/k, तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। बीटा को बोलते क्या है, बीटा को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। एक जल्दी से इस चीज़ों को हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि बीटा को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। एक बार याद रखना कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अमॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू कितना हो जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू जाए 0, तो के की वैल्यू कितना निकल के आएगी, के की वैल्यू निकल के आएगी इन्फिनिटी, ठीक है। अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी है तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है 1/k, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है 1/k। तो अगर के इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो बीटा टेंड करेगा 0 को। अगर बीटा 0 को टेंड करेगा इसका मतलब मटेरियल क्या है, कंप्रेसिबल है। अगर कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, अगर ये बीटा 0 आया, ठीक है, बीटा 0 मतलब क्या होगा, मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीटा की कोई वैल्यू आता, इसका मतलब मटेरियल कंप्रेसिबल है। अगर बीटा की वैल्यू 0 आ रहा है, 0 आने का क्या मतलब, 0 डिनोट करता है कंप्रेसिबिलिटी को। अगर बीटा की वैल्यू 0 आ रहा है मतलब मटेरियल कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है। मटेरियल कंप्रेसिबल नहीं है तो सबसे अच्छा इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का एग्जाम्पल आपके पास निकल के आता है फ्लूइड। आप सबसे अच्छा इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का जो एग्जांपल निकल गया था वो निकल गया था फ्लूइड। तो मतलब अगर आपसे ये बात बोला जाए कि फ्लूइड के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है तो 0 होता है। तो अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है इसका मतलब इसका बीटा 0 होगा। अगर बीटा 0 है इसका मतलब इसका के इनफाइनाइट होगा। अब के इनफाइनाइट किसके लिए निकल के आता है, के इनफाइनाइट निकल के आता है म्यू इक्वल टू 0.5 के लिए। के इनफाइनाइट निकल के आता है म्यू इक्वल टू 0.5 के लिए। या फिर दो केस था, या तो ये हो जाए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 0 हो जाए, उसके लिए सिग्मा वी 0 निकल के आएगा। या तो आपका म्यू की वैल्यू 0.5 हो जाए, उसके लिए सिग्मा वी क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 निकल के आएगा। तो अगर हम अपने केस की बात करें, अगर हम अपने इस केस की बात करें कि फ्लूइड के केस में फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, तो अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, अगर हम मान लो किसी भी फ्लूइड की बात करें, ठीक है, अगर हम किसी भी फ्लूइड की बात करें, मान लो ये मेरा वाटर लेवल है, ठीक है, मान लेते ये मेरा वाटर लेवल है, ठीक है, इसके नीचे एक एच पॉइंट पे जाएं, यहाँ पे एक पॉइंट पी पकड़ें, ठीक है, एक एच पॉइंट पे जाएं, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ए एच डेप्थ पे, ठीक है। अगर हम पास्कल लॉ के हिसाब से देखें, पास्कल लॉ क्या कहता है कि फ्लूइड के अंदर हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस निकल के आता है वो सेम निकल के आता है। मतलब यहाँ पे आपको हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, सेम स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा जूम कर दें, अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा जूम करके देखें, अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा जूम करके देखें, तो अगर हम इसको जूम करें इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, ए पॉइंट की बात करें, मान लो अपना ए पॉइंट ये, ठीक है, अपना ए पॉइंट मान लेते ये, तो ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस जो प्रेशर लगता है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ए पॉइंट पे जो स्ट्रेस निकलेगा, जो ए पॉइंट पे स्ट्रेस होगा, वो उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो सारे डायरेक्शन में सेम होता है, ठीक है। और ये कंप्रेसिव इन नेचर होता है। अगर ये सारे डायरेक्शन में सेम होता है और कंप्रेसिव इन नेचर होता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि फ्लूइड के लिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यू निगेटिव होती है और तीनों सेम होता है। अगर ये निगेटिव और तीनों सेम होता है, इसका मतलब
कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड जीरो नहीं हो सकता है तो जो फ्लूइड में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो आ रहा हो किसके वजह से आ रहा होगा? अपने पास दो कंडीशन था, या तो ये होता सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड जीरो होता, या दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि म्यू इक्वल टू जीरो होता। कितना होता? म्यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लूइड के लिए अपना म्यू की वैल्यू कितना निकल के आता है? 0.5। ठीक है, क्योंकि 0.5 पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना चर्चा हो गया आपका कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे, ठीक है, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, ये हमने देख लिया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू कितना होती है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। अगर इन तीनों का समेशन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, अगर इसकी वैल्यू आप सेपरेटली पुट कर दोगे तो निकल के क्या आता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 - 2 म्यू। ठीक है, ये तो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, आज के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं। आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तक कवर हो गया। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तक कवर हो गया, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिस्कशन हम ये कर लेते हैं कि सर ये तो बात हो गया कि सर ये हमने इतने क्वेश्चंस पीवाईक्यू आपके क्लास में कर लिए। ठीक है, तो देखो केवल इतने क्वेश्चंस लगाने से आपके काम नहीं चलेंगे। पहली बात, केवल इतना क्वेश्चंस लगा लेने से आपका काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको एक और बात बोलूँगा कि सर आप क्या कर सकते हो, आप एक काम ये कर सकते हो कि आप जाओ प्रैक्टिस मॉक, आप जाओ प्रैक्टिस मॉक के साइट पे जाओ। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे। कि क्या मिलेंगे? टेस्ट सीरीज मिलेंगे। किसके? जितने भी आपके जेईई के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सारे का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप देखो एसएससी जेईई, ठीक है, एसएससी जेईई का सिविल प्लस मैकेनिकल पेपर 1 प्लस पेपर 2, आप दोनों के लिए देख सकते हो कितना है। आरआरबी जेईई जा सकते हो, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए भी आपके पास टेस्ट सीरीज है। जेएसएससी जेईई के लिए, आरएसएम एसएसबी के लिए, डीडीए जेईई का, इसरो का, मैकेनिकल वालों के लिए इसरो का भी आपके पास टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर गेट के लिए भी आप देख सकते हो। अगर मैं एक बात बताऊं कि सर इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है, तो आपको जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, मतलब क्या कि एक क्वेश्चन प्लस उसके साथ जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उन सारों का डिस्कशन हम इस सीरीज में चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ना इस टेस्ट सीरीज को, तो इस टेस्ट सीरीज में हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उसके नीचे कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, इस की पॉइंट्स का क्या मतलब है? इस की पॉइंट्स में ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट या जितने भी इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ, तो उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के चारों ऑप्शन, वहाँ पे चारों ऑप्शन इलैबोरेट किए गए। चारों ऑप्शन के साथ साथ और क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जो भी नए क्वेश्चंस बनेंगे वो कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन से निकल के ही बनेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, आपका कॉन्सेप्ट देखो वही रहने वाला है। तो हमने यही फोकस करा इस टेस्ट सीरीज में कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हो नीचे की पॉइंट्स में दे दिया जाए। ठीक है, तो आप जाओ इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके आप ये भी चेक करो कि सर अभी आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है, अभी आप कितना मार्क्स ला पा रहे हो। ठीक है, अभी आप एग्जाम्स में अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, मैं मानता हूँ टाइम तो है आपके पास, लेकिन अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो आप जाओ इस टेस्ट सीरीज को दो और अपने प्रिपरेशन को और इनहेंस कर सकते हैं इससे, बहुत बड़ा ऑब्वियस है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, फिर हम कल के लिए फिर आएंगे कल वाली क्लास में। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, गुड बाय।